हाय सर, गुड टू सी हेलो, सेम है, थैंक यू। सर। अपब्रिंगिंग हरियाणा और चीफ सेक्रेटरी बनने जाके आप अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल। तो पूरा कल्चरल एक्सचेंज कैसी रही है जर्नी? बहुत इंटरेस्टिंग रही। हरियाणा में मैं बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ था, सरकारी स्कूल में गांव के पढ़ा, भैंस भी चराई, खेती भी की। ठीक है, तो वो करके और फिर वेटनरी डॉक्टर हूँ मैं। अपने एजुकेशन, पहली एजुकेशन मेरी HAU हिसार से वेटनरी कॉलेज से थी, और उसके बाद वहीं से मैंने तैयारी की, वहाँ से काफ़ी मेहनत की 2 साल, तो फिर मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। और बहुत अच्छी जर्नी रही, क्योंकि मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से फिर मिज़ोरम पोस्टिंग हुई, मिज़ोरम से अरुणाचल, बिल्कुल चाइना बॉर्डर, तवांग आपने सुना होगा, बहुत हाँ, ही तवांग, हाँ हाँ, सुंदर जगह पे है, खूबसूरत जहाँ जगह पे है। मैं 2 साल रहा। उसके बाद में दिल्ली, और दिल्ली के बाद बीच में मैं था दमन एंड दीव। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा लगा और बहुत काम भी किया। तो सर ये आईएएस पूरा देश तो दिखाई देता है, ये नौकरी कम से कम। देखो, आईएएस में दिखा देता है बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग में ही आपका भारत दर्शन होता है 2 महीने का, तो उसमें आप पूरा इंडिया घूमते हैं, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गोवा तक, वो भी दिखा देता है। उसके बाद मेरा कार्डर भी वैसा है कि मेरा यूटी कार्डर है, तो वो अलग अलग जगह पे अरुणाचल, मिजोरम, गोवा सब उसी का भाग है, प्लस सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, वो दिखा देता है। और फिर जब आप मिनिस्ट्री में काम करते हैं, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में था, तो आप विजिट के लिए जाते हो अलग अलग जगह पे, तो बिल्कुल सारा देश अच्छे से देखने को मिलता है। ओके सर, कल हम केजे अल्फोंस के साथ बात कर रहे थे, जो कि खुद आईएएस ऑफिसर रहे, मिनिस्टर भी रहे मोदी गवर्नमेंट में। हाँ हाँ। तो वो कह रहे थे कि भाई मेरे को ये था कि मेरे को आईएएस बनना, और मेरे पास 8 महीने थे। मैंने 8 महीने में सोचा कि मेरे पास 8 महीने, और आई नीडेड टू बी अमंग द टॉपर्स। ओके। टॉपर्स में आना है मेरे को, हाँ। और वो मैंने क्रैक कर लिया और मैं आईएएस बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। तो यार सबके साथ ऐसा ही हो, भगवान करे इतने सालों साल मेहनत नहीं करनी पड़े। तो लकी रहे, मैं कहूँगा। हाँ, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 8 महीने में भी हो जाता है, 4 साल 5 साल में भी नहीं होता। ये क्या है, सीन क्या है यूपीएससी? देखो, 8 महीने में भी हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा आपका रोल है, जो इसमें रोल है कि आपने कितनी मेहनत की। चाहे आपने फाउंडेशन अच्छी कर रखी होगी शुरू से, आप एक अच्छे उसमें माहौल में रहे हैं, बीच में पढ़ते रहे, चाहे आपने टारगेटेड नहीं किया, और लास्ट में अगर आपने 8 महीने तैयारी की और लक भी आपके साथ है कि आपको क्वेश्चंस भी ठीक ठीक आ गए, इंटरव्यू बोर्ड अच्छा मिल गया, लिबरल इंटरव्यू बोर्ड में नंबर अच्छे आ गए, तो ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है 8 महीने से। कम मैं कहूँगा कि 1 से सवा साल पूरी डेडिकेटेड मेहनत के साथ लगता है। तो मेरा भी था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो हमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस था अल्फांसो साहब को, पर हमें तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। जैसे एक गाँव से पढ़ के और HAU में अपनी ग्रेजुएशन करके कि हो भी पाएगा कि नहीं, तो हम तो प्रीलिम दे के भूल गए कि भाई होगा तो होगा नहीं है। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हमने कहा अरे प्रीलिम पाड़ दिया है, तो बहुत बढ़िया हो गया। गाँव में तो पाड़ दिया। बिल्कुल। तो फिर मेंस दिया, फिर मेंस के बाद कॉन्फिडेंस चला गया कि अरे कहाँ होगा, इतने लोग हैं, इतने IIT के बच्चे हैं। तो फिर रिजल्ट आया, मेंस भी हो गया, लेकिन फिर फाइनल नहीं हुआ उस साल, क्योंकि एक डेडिकेटेड तरीके से लगातार मेहनत नहीं की थी, अंडर कॉन्फिडेंस रहा, कंसिस्टेंसी नहीं थी। हाँ, कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। और उसका मेन कारण था कि अपने आप पे भरोसा नहीं था कि आप कर पाओगे। और ऐसा बहुत लोगों में होता है, जैसे मैंने अभी भी बोला सेशन में कि हमारे हजारों लाखों बच्चों का सपना होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो दिल्ली में इतने लोग हैं, ये तो यहाँ पे IIT के इतने बच्चे हैं, लेकिन इनके इन्फीरियोरिटी भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा इन्फीरियोरिटी हो जाता है, थोड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला, अल्फांसो साहब ने कहा मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं 8 महीने में कर दूंगा, उन्होंने डेडिकेटेड होके कर दिया। तो जो डेडिकेटेड होके कर देगा तो कर सकता है। ओके सर, 3-4 चीजें क्या हैं जो मतलब आपको करनी ही करनी चाहिए टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और टू गेट इन द यूपीएससी? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सपना देखना चाहिए कि हाँ, मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, और वो सपने को जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया फिर भूल गए, फिर देख लिया फिर भूल गए। दूसरा, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये इतने हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे मेरी किताब में जिनकी कहानियां वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि मेरे को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किससे पूछना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से सोर्स से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सारी पढ़ने लग गए तो आपका हो लिया, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल टारगेटेड पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से
एक दो किताब एक टॉपिक पे, उससे ज़्यादा नहीं, या एक दो अच्छे नोट्स। और उसके बाद में बहुत लोगों की गाइडेंस भी नहीं लेनी है, वो तो फिर रायता फैलेगा। ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको आदमी छांटना है कि ये आदमी है जो मेरे को सही ज्ञान देगा। एक आदमी का ज्ञान लो, बाकी की अपने कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ओके। तो आपका जरूर होगा। सर एक ये भी माना जाता है कि आईएएस बनते ही आपको महाज्ञानी होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये बंदा तो मिस्टर नो ऑल है, इसे सब आता है। देखो जी, तो क्या वो सही में है? तो ज्ञानी ये लोग बोलूंगा कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है, हाँ। और वो जूते भी बहुत खाते हैं। ठीक है, तो ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए कि हम बहुत महाज्ञानी हैं। आप किताबी ज्ञानी हो शुरू में, आपको केवल जो आपने पढ़ा उसके ज्ञान आपको है, कि आपको हिस्ट्री भी पता है, ज्योग्राफी भी पता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पता है, ये सब पता है, ठीक है। लेकिन फील्ड की रियलिटी अलग होती है। डॉक्टर भी एमबीबीएस में जितना पढ़ ले, जब फील्ड में जाएगा ना, तब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि क्या करना है। प्रैक्टिकल तो करेगा फील्ड में आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। फील्ड में आपको याद रखना चाहिए कि आप जैसे हजारों लाखों लोग थे जो आईएएस बनना चाह रहे थे, पर भगवान ने आपको चुना, क्योंकि थोड़ा लक का रोल भी होता है। तो आपको वो वापस देना है सोसाइटी को, आपको वापस थैंक यू करना है रोज भगवान का। तो अगर आप अपने आप में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं तो जी पता नहीं क्या हूँ, तो आप अपनी जस्टिस नहीं कर पाओगे, ना अपना काम ठीक से कर पाओगे। फील्ड में डेली आप लर्न करते हो, डेली नई नई चीजें सीखते हो, डेली मैनेजमेंट की ट्रिक सीखते हो, क्राउड मैनेजमेंट सीखते हो, लीडरशिप सीखते हो। तो बहुत सारा ज्ञान, वो तो एक शुरुआत है, उसके बाद तो बहुत आगे तक बढ़ना होता है। ओके सर, कई बार ये भी माना जाता है कि आपके स्टार्टिंग के 5 ईयर की जो जॉब है उसी में आप अपना रेपुटेशन सेट कर देते हो। बात बिल्कुल सही है आपकी, कि आपको डे 1 से जो आपको अच्छा काम करना चाहिए, और शुरुआत में ही आपने जो काम किया, क्योंकि शुरुआत में आपकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले एसडीएम आपके पास सब डिवीजन है, उसमें आप दुनिया भर का लोगों का भला कर सकते हो, काम कर सकते हो। उसके बाद एडीसी या फिर डीसी, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके पास है, पूरी सरकार की स्कीमें आपको चलानी है, आपके पास पावर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो वो जो रेपुटेशन, एक ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, जो रेपुटेशन बनती है, ये कहते हैं कि आपसे पहले आपकी रेपुटेशन ट्रेवल करती है। तो जो आपने बना ली, उसके बाद आपकी चारों तरफ फैल गई, तो उसके बाद में उस रेपुटेशन को आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर शुरुआत में थोड़ी गलत रेपुटेशन बन जाती है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। एक लिखे हुए को मिटाना बहुत मुश्किल है, तो रेपुटेशन आपकी पत्थर पे लिख देती है कि आदमी कैसा है। ओके तो सर ये एक आईएएस लोग इतना सिस्टम को ब्लेम क्यों करते हैं, और पॉलिटिशियंस को भी? कुछ भी ना हो कि सिस्टम ये है, और खुद वो सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम है लेकिन ब्लेम करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत गलत करते हैं जो करते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन हमारा साथी है। पॉलिटिशियन इसलिए कहूँगा मैं कि हम बहुत कुछ किताब से पढ़ते हैं, हम बहुत फील्ड में नहीं जा पाते हैं। हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो आप एसी कमरे में बैठ के पॉलिसी बना देते हो। तो पॉलिटिशियन वो लाता है ज्ञान हमारे पास जो फील्ड का है, जो पब्लिक को क्या परेशानी है, पब्लिक को कहाँ दर्द हो रहा है, वो पॉलिटिशियन लेके आता है। तो पॉलिटिशियन को, हमको उसके जो विचार हैं उनका सम्मान करना चाहिए कि भाई ये हमसे एक वहां से ला रहा है, क्रक्स लेके आ रहा है फील्ड का। तो हमारा जो ज्ञान है प्लस पॉलिटिशियन का जो फीडबैक है, उससे बनाना चाहिए। और दूसरा, सिस्टम कभी गड़बड़ नहीं है, आदमी गड़बड़ है। अगर किसी का एक आध आदमी से खराब पाला पड़ा, और पूरे सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सिस्टम तो हम ही बनाते हैं और हम ही सुधार सकते हैं। तो खुद अच्छा काम करोगे तो सिस्टम नहीं देखेगा। जिसको काम नहीं करना है, जिसको फाइलें साइन नहीं करनी है, जिसको डर लग रहा है कि मैं साइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे लोग जरूर सिस्टम को गालियां देंगे। लेकिन जो डेडिकेटेड होके ऑनेस्टी से काम करते हैं, अगर आप खुद ऑनेस्ट हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आपने कोई भी डिसीजन ले दिया हो। अगर आपका डिसीजन जो है उसमें कोई खराब मोटिव नहीं है, अल्टीरियर मोटिव नहीं है, बोनाफाइड है, चाहे गलत हो। मेरे को तो हो गए 95 में सर्विस में आया था, 30 साल हो गए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपने खुद सही हैं, तो खुद ऑनेस्ट हैं। ओके सर, आपने कहा कि पॉलिटिशियन साथी होते हैं। क्या पॉलिटिशियन साथी मानते हैं आईएएस ऑफिसर को? अपने नीचे नहीं मानते हैं जो नहीं, नीचे ऊपर की कोई बात नहीं है। मैं सरकार मेरी है, ये पुलिस और प्रशासन मेरा है। नहीं, वो तो देखिए, आप पॉलिटिशियन और उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत करिए। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो आप बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो विल ऑफ द पीपल है। हमारी डेमोक्रेसी है,
डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम क्या है? विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल कैसे एक्सप्रेस होती है? इलेक्शन से एक्सप्रेस होती है कि हमारा आदमी ये है जो रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो बोलेगा वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज है। तो वो सुप्रीम होते हैं और उनका पूरा अधिकार है कि देश को चलाना है, उनकी गाइडेंस में ही चलाना चाहिए। और हम लोग उनकी सपोर्ट के लिए हैं कि भाई आपको ये पॉलिसी बनानी है, हमारे पास वो स्किल सेट है कि हम वो ड्राफ्ट तैयार कर देंगे, वो आपको बाकी देश में क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, वो ज्ञान आपको लाके दे देंगे। फिर फाइनल गाइडेंस क्या होगी वो ऑब्वियसली विल ऑफ द पीपल के हिसाब से होनी चाहिए। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है, हमारा काम नहीं है। ओके सर, आईएएस ऑफिसर इतना एरोगेंट क्यों होता है? मैं आपको एरोगेंट लग रहा हूँ? देखिए कुछ है ये ना, आपका कई बार सैंपल आप गलत उठा लेते हो, तो कुछ सैंपल गलत हैं, लेकिन जनरल वो खराब नहीं है। जनरल ऐसे जैसे मैं और आप दोनों भिवानी से हैं, हाँ। तो जब डीसी भिवानी के पास जाना हो किसी आम आदमी को, हाँ। तो फिर आप देखिए उसके एरोगेंस, कोई भी हुआ नहीं, वो देखिए हर कोई एरोगेंट नहीं होता, जिसके दिमाग में कुछ चढ़ जाता है वो एरोगेंट होता है। और मैंने बताया कि ऐसा आदमी को जूते भी बहुत पड़ते हैं, चाहे वो इन द सेंस कि उनको डांट पड़ती है या आगे आगे अच्छी नौकरी नहीं, असाइनमेंट नहीं मिलती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि चाहे वो डीसी भिवानी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा है, या जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली है, या कोई भी है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस जैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन भगवान ने उसको ये आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद का बदला लोगों की सेवा करके करना। तो एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कभी। हाँ, वो मिसकंसेप्शन या जो गलत फहमी हो जाती है, और हरियाणवी में बोलते हैं गलत फैमिली हो जाती है। वहम काटना बहुत जरूरी है। सर जैसे इंटरव्यू जब होता है तो कई बार कई जो ये शिक्षक हैं जो यूपीएससी की कोचिंग करवाते हैं वो कहते हैं पतली टाई पहननी चाहिए, मोटी टाई पहननी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, मैंने पहली बार इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया था कि टाई पहनूं कि नहीं, तो मैंने अपनी जेब में डाल के चला गया था। दूसरे में पहनी थी। तो टाई कोई भी हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको कैरी करने का। पतली पहनो, मोटी पहनो, मत भी पहनो, लेकिन आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने बोला है, ठीक। और वो सब चीजें भूल जाओ। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको तो देखना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब क्या देना है, आपने क्या पहना है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, इज आईएएस जॉब रेलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स? डेफिनेटली बहुत रेलेवेंट है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि भाई आज के मॉडर्न टाइम्स में इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं जहाँ पैसे भी हैं, सब कुछ है और आप अच्छे से काम भी कर सकते हो, रादर देन 50 साल एक एसी वाले कमरे में बैठ के आप अपनी बोरिंग जिंदगी काटोगे उससे। देखो जो अपने आप में एक घमंड पैदा करके कि मैं बहुत बड़ा हूँ, फिर आपको एकदम से रियलाइजेशन होगा कि मैं तो बबल में जी रहा था। नहीं, या फिर पैसे आईएएस में ज्यादा है कि वहाँ किसी भी तरीके से कमा सकते हो। बिल्कुल ये गलत सोचना है। देखिए मैं बताता हूँ कि आईएएस में जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है काम करने की, वो कहीं पे नहीं है। आपको किसी फील्ड में काम करना हो, आप एसडीएम हैं, डीसी हैं, या बाद में सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अपॉर्चुनिटी कोई नौकरी नहीं देती है। पब्लिक की लाइफ में चेंज ला सकता है वो अपॉर्चुनिटी कोई नौकरी नहीं देती है। सब अपने एक वर्टिकल में काम करते हैं छोटे से में। ये इतना वास्ट जो फील्ड खोल रहा है, वो जो ये नौकरी हमारी है आईएएस की समझ लीजिए, या जो सिविल सर्विसेज की हैं वो समझ लीजिए, उस उतना कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा। दूसरा, जब आप ऊपर आते हैं तो आप इतना ऐसे आपके पास वो है आपकी पोजीशन के कारण कि आप पॉलिसी बनाते हो। एक पॉलिसी अगर आप स्टेट में सेक्रेटरी हो तो पूरे स्टेट के लोगों के लिए बदल देती है चीज़ों को। मैं सेंटर में हूँ तो एक पॉलिसी पूरे देश भर में चीज़ें चेंज कर देती है। तो कोई नौकरी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी नहीं होगी। वो अपनी कंपनी को चेंज कर सकता होगा। 10,000 कंपनियां हैं, 10,000 तो लिस्टेड हैं, 10 से ज़्यादा तो लाखों कंपनियां हैं, तो उतना ही कर सकता है। पब्लिक की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, पब्लिक के लिए क्या काम कर सकता है, वो थोड़ा बहुत सीएसआर कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अपने पर्सनल लेवल पे कुछ सोशल सर्विस कर सकता है। लेकिन ये तो आपको इंस्टीट्यूशन ही है जो मौका देता है कि आप लोगों के लिए काम कर पाओ। ओके, ये एक लार्जर देन लाइफ वाले लोग हैं। आर्यन एक हाँ जी, जैसे जो जितने भी हम आईएएस ऑफिसर देखते हैं मोस्टली ये कहते हैं इंटरव्यू में कि हमें समाज की सेवा करनी है, सोसाइटी को पे बैक करना है। तो सारे समाज से भी आईएएस ही बन जाते हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है कि समाज सेवा? देखो, समाज सेवी की भावना मैं जरूर बोलूंगा कि उस समय बहुत भावना रहती है। ये
जब मैंने भी किया था उस समय हम रोज प्रे करते थे कि ये भगवान सिलेक्शन करा दे, पूरा पब्लिक के लिए काम करेंगे, और वो भावना होती भी है। और मैं कहूँगा कि वो भावना मेंटेन करनी चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं मेंटेन कर पाते, वो उससे चले जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती हैं, या घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। लेकिन आपको जुड़े रहना चाहिए और जितना काम कर सकते हो करना चाहिए। आप देखोगे बहुत IAS ऑफिसर अच्छा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। ऐसा है कि आप, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं अरुणाचल में था बहुत पहले, 1999 में DC था। वहाँ पे एक ट्राइब थी जो कि दूसरी ट्राइब की स्लेव थी। तो कौन सी कंपनी या कॉर्पोरेट वाला वो 5,000-6,000 स्लेव को छुड़ा सकता है? हमने वो 5-6,000 स्लेव छुड़ाए, उनके लिए अलग गांव बनाया, उनको सारी फैसिलिटी दी, होम मिनिस्टर के घर पुलिस भेज के स्लेव छुड़ाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, काम करना चाहिए। और जो ठीक है, कुछ लोग बाद में एक बार मिल जाता है, जैसे आपने बहुत जोक था कि कोई ऊपर पेड़ पे फंस जाता है और वो कहता है भगवान नीचे उतार दे, मैं 100 पंडित जमाऊंगा। फिर नीचे आता है आधा, बोलता नहीं मैं 50 जमा दूंगा, फिर नीचे तो ठीक है, उस समय डिफिकल्ट सिचुएशन में बड़ा कमिटमेंट करते हैं और धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। दोबारा वही बता रहा हूँ कि हमको चुना है भगवान ने, बहुत रोल है इसमें लक का भी। तो उसको ये तो सर वही वाली बात हो गई कि राजा भगवान राजा को चुनता है। तो क्या IAS भी उसी लेवल का आदमी है? नहीं ये क्या हमने कहा है ना कि भगवान मेरे को राजा को भगवान- चुनता है, ये पुरानी बात है। लेकिन मैं फिर बता दूं, 10 लाख लोग देते हैं, 100 लोग सेलेक्ट होते हैं, हाँ, कितने % प्रोबेबिलिटी है? ये तो 0.00001% है। ठीक है, कम से कम भी 15-16 हजार लोग प्रीलिम पास करते हैं, लगभग सब बराबर हैं। उस 15,000 में 100 में आपका नंबर आ जाए तो उसमें बहुत बड़ा लक फैक्टर भी होता है मेहनत के साथ साथ। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपने जो मेहनत की बाकी लोग ने भी की, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टेज पे वो गोटियां फिट हुई, वो आपके लक के कारण हुई कि आपको वो मेंस में सारे कुछ पेपर भी ठीक हो गए, इंटरव्यू बोर्ड भी अच्छा मिल गया, नंबर भी अच्छे मिल गए, ऐसे में भी ठीक हो गया। तो वो गोटियां भी फिट बैठती हैं, उसमें लक का रोल है। एक भी गोटी इधर उधर हो जाती है तो आदमी इंटरव्यू देके 4 बार इंटरव्यू देके भी नहीं होता। ओके सर, एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि IAS के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, और कल ही हम अरुणा रॉय मैम का इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने तो IAS करके छोड़ दी समाज सेवा करने के लिए। देखो, उनको लगा होगा, तो वो लिमिटेशन क्या होती है? इंडिविजुअल डिसीजन है। लिमिटेशन क्या होती है? मेरे को लगता है कि लिमिटेशन नहीं है। कई बार होता है कि आपका माइंडसेट है, इंडिविजुअल डिसीजन है, उनको लगा कि वो NGO में बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो उनका डिसीजन है, हम उसका सम्मान करते हैं कि अच्छा डिसीजन होगा उनको अपनी तरफ से, हो सकता है उनको लगा होगा कि उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जितनी मेरा मानना ये है कि जितनी आपको अपॉर्चुनिटी सर्विस में रह के लोगों का काम करने की मिलती हैं, उतनी आपको बाहर नहीं मिल पाती हैं। कोई बहुत लकी होगा कि उसको इतना कर पाया, अरुणा रॉय मैडम कर पाई होंगी, राजस्थान काडर में ही थी शायद वो। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बहुत सपोर्ट रहती है, पूरा पैराफर्नेलिया आपके उस सपने को सही करने में, साकार करने में लग जाता है। अगर आपने एज DC ये देखा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, सपोज मेरे यहाँ भी था कि 100% बच्चों की इनरोलमेंट करनी, आपके पास पूरा पैराफर्नेलिया है उस काम को करने के लिए। जबकि आप अगर अकेले एक NGO में काम कर रहे हैं, आपके पास फंड्स भी लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। मेरी विचारधारा ये है कि आप सर्विस में रह के ज़्यादा अच्छा कर सकते और सर, कोचिंग इंडस्ट्रीज पे आपका क्या ओपिनियन है? लाइक कि वो गाइडेंस देती है या फिर वो वल्नरेबिलिटी पे खेलती हैं लोगों की? देखो, दोनों चीज़ हैं। पहली बात तो मैंने बोला भी अभी कि कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करना, मतलब मैंडेटरी नहीं है कोचिंग। ठीक है, आप बिना कोचिंग के बहुत बच्चे करते हैं, हमने भी बिना कोचिंग के की थी, आज भी बहुत बच्चे कर रहे हैं। मेरी इस किताब में 7 लोग हैं, उसमें से 4 लोग बिना कोचिंग के कर चुके हैं। और लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो टारगेटेड वे में कोचिंग लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें जाके कोचिंग लीजिए। जो जनरल स्टडीज़ है या जो आपको आराम से समझ आ रहा है उसमें कोचिंग में समय की बर्बादी होती है जाके। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स हैं और कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है
या कुछ आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप जरूर कोचिंग ले सकते हैं। ओके सर, आपकी 30 साल की नौकरी हो गई। हम्म। 30 साल की नौकरी में क्या अभी जब कभी सोचते हैं कि भी स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर में मैं आपने कहीं पे कुछ ऐसा जो काम किया हो जो अब आप सोचते हैं कि मैं उसको दूसरे अच्छे तरीके से कर सकता था एज एन IAS ऑफिसर, नाइवनेस या नादानी, या अभी कोई चेंज हो गया हो कि भाई ये चीज़ मैं उस टाइम इस तरीके से करता तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता? नहीं, देखिए शुरू में थोड़े कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं पॉलिटिकल क्लास से, क्योंकि इतना वो मैच्योरिटी नहीं होती, थोड़ा वो होता है कि हम लोग ये करके आए हैं, तो हो सकता है कि दोबारा से अगर मेरे को शुरुआत करनी पड़े तो और ज़्यादा कॉर्डियल वे में अच्छे से मिलके काम करने का एक हो सकता है मैं करूँ। और बाकी तो बहुत सारी असाइनमेंट मैंने की हैं, बहुत जगह अच्छा काम किया है, तो वो तो मैं वापस वही काम करना चाहूँगा। और बहुत लोग आज भी याद रखते हैं, जो अरुणाचल के लोग हैं आज भी याद रखते हैं, या दिल्ली में मैं इस दिल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर था, आज भी लोग याद रखते हैं। तो आपका काम बोलता है। अच्छा, ये है सीन सारा कुल मिला के। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो Okay, मच। thank you. बाय।